नमस्कार खान, स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थव्यवस्था के टॉप 20 एमसीक्यू शाम 7 बजे देखना ना भूलें। साथियों, डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक विकास की योजना बनाने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य संसाधनों का नियोजित उपयोग कर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। क्या था इसका उद्देश्य? देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। और कब हुई थी शुरुआत? तो 1951 में हुई थी। कब हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना? तो योजना कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। ठीक है, इसका उद्देश्य संसाधनों में नियोजित उपयोग कर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत में योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत में योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? तो नीति आयोग ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। साथियों, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी ठीक है 2015 को। ठीक है, 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग सहकारी संघवाद पर आधारित संस्था है जो राज्य को नीति निर्माण में भागीदारी देती है और दीर्घकालिक विकास रणनीति बनाती है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, हमारा ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई है भारत का केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसकी कब हुई थी स्थापना? 1935 में हुई थी, याद रखिएगा, 1935 में। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, आरबीआई की, याद रखिएगा। यह मुद्रा जारी करने, बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने और मौद्रिक नीति बनाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का कार्य करता है। आरबीआई क्या करता है? तो यह मुद्रा जारी करने और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने और मौद्रिक नीति बनाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए यह कार्य करता है। क्या करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है निम्नलिखित में से। साथियों, आपने हमेशा जीडीपी सुना है कि राज्य की इतनी जीडीपी है, देश की इतनी जीडीपी है, लेकिन इसका पूर्ण रूप क्या है, नाम क्या है पूरा? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए इसे समझते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, जीडीपी किस देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। यह देश की आर्थिक स्थिति और विकास दर मापने का एक प्रमुख संकेत माना जाता है। क्या माना जाता है? जीडीपी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दें। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है निम्नलिखित में से। साथियों, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है निम्नलिखित में से? तो कीमतों में निरंतर वृद्धि। क्या है? कीमतों में निरंतर वृद्धि, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीमत में निरंतर वृद्धि क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ है।
ठीक है, याद रखिएगा। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब वस्तु और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है। इसमें मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है और भारत में इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है साथियों? आरबीआई की, आरबीआई बैंक की, आरबीआई बैंक की। ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो कीमतों में निरंतर वृद्धि है और इससे मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है और भारत में इसे नियंत्रण करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से आरबीआई की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई निम्नलिखित में से? तो साथियों भारत में नई आर्थिक नीति 1951 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1951 में लागू हुई थी। 1951 में लागू हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में हुई थी, याद रखिएगा। 1951 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी शामिल थे। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मुक्त करना, विदेशी निवेश बढ़ाना और विकास दर को तेज करना था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न हमारा, बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों जो बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा, ना कि आरबीआई के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्री द्वारा। बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा, याद रखिएगा। केंद्रीय बजट है जो भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार की आय, व्यय, कर, प्रस्ताव और आर्थिक नीतियों की जानकारी होती है। यह देश की आर्थिक दिशा तय करता है। क्या करता है? देश की आर्थिक दिशा को तय करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है निम्नलिखित में से? तो साथियों प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण है कौन सा है? तो आयकर है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है निम्नलिखित में से? तो आयकर है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे देता है, या आयकर इसका प्रमुख उदाहरण है। इसे किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी है। क्या है? जीएसटी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो जीएसटी है। तो साथियों अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन कर व्यापारी सरकार को देता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ निम्नलिखित में से? साथियों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साथियों भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करना और एक देश एक कर प्रणाली लागू करना, जिससे कर व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित होता है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों गरीबी रेखा का निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो उपभोक्ता व्यय पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपभोग व्यय पर। तो साथियों भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण है मुख्य रूप से उपभोक्ता व्यय पर आधारित होता है। ठीक है, किस पर होता है? मुख्य रूप से उपभोक्ता पर व्यय पर आधारित होता है। इसमें न्यूनतम भोजन, कपड़ा, आवास और आवश्यक सेवाओं पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये डबल बार टाइप हो गया क्या, ये डबल बार साथियों क्षमा करें, डबल बार टाइप हो गया है, इसको दोबारा से वही क्वेश्चन है, इसको क्षमा करें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे साथियों। क्वेश्चन 12वां, हरित क्रांति का संबंध किससे है निम्नलिखित में से। तो साथियों हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो कृषि से है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि से है, और हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्या है हरित क्रांति का उद्देश्य, कृषि उत्पादन को बढ़ाना यानी कि ग्रो करना, उच्च उपजाऊ वाले बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक तकनीकी से उपयोग से गेहूं और चावल का उत्पादन करना। सीधी सीधी बात है, अगर हरित क्रांति का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो कृषि चावल का उत्पादन करना, उर्वरक भूमि बनाना और उच्च उपजाऊ वाले बीज को बोना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, उस सिंचाई को बढ़ाना और उर्वरक और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी से कृषि करना, ठीक है। हरित क्रांति का ये संबंध है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है निम्नलिखित में से। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि है, क्योंकि कृषि ही भारत में प्रधान देश भी है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, हालांकि जीडीपी में इसका योगदान कम है, फिर भी यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या क्या करती है, कृषि क्षेत्र करती है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान ही देश है, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि जीडीपी में इसका योगदान है जो वो कम है, लेकिन फिर भी यह ग्रामीण होते हैं, गांव होते हैं, उनकी ये जो अर्थव्यवस्था और रोजगार का जो मुख्य स्रोत होता है साथियों, वो क्या होता है, कृषि ही होता है। आपने देखा होगा गाँव के व्यक्ति कृषि के लिए निकल जाते हैं, कृषि खेत के लिए निकल जाते हैं, अपने कार्य करते हैं, तो उसी को यहाँ बताया गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है निम्नलिखित में से। तो साथियों सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है निम्नलिखित में से, तो सेवा क्षेत्र में है शामिल, क्या है, ध्यान दीजिएगा, सेवा क्षेत्र में बैंकिंग है। क्या है साथियों, बैंकिंग है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेवा क्षेत्र में क्या शामिल है, तो बैंकिंग है। तो सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आईटी सेवाएं शामिल होती हैं। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र है। भारत की जो सेवा क्षेत्र है वो क्या शामिल है, तो बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य है, पर्यटन है, आईटी है, सेवा है शामिल होती हैं, जो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, भारत में सिक्के कौन जारी करता है निम्नलिखित में से। ये भी साथियों रिपीटेड प्रश्न है, आपकी परीक्षा एसएससी जीडी और भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ठीक है। भारत में सिक्के कौन जारी करता है निम्नलिखित में से। तो पहले साथियों भारत में सिक्के कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय भारत में सिक्के जारी करता है। भारत में सिक्के केंद्र सरकार अर्थात वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त है। किसको है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई को प्राप्त है। लेकिन जो नोट जारी करने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सिक्के किसके पास है अधिकार, तो वित्त मंत्रालय को, ठीक है, द्वारा जारी किए जाते हैं, जबकि नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मौद्रिक नीति कौन बनाता है निम्नलिखित में से। साथियों मौद्रिक नीति कौन बनाता है निम्नलिखित में से। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है साथियों, आरबीआई बनाता है, ठीक है, आरबीआई है मतलब ऑप्शन सी आरबीआई, ठीक है, आरबीआई याद रखिएगा। मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो आरबीआई बनाता है। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है और इसका उद्देश्य मौद्रिक स्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और विकास को संतुलित करना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
राजकोषीय घाट किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? तो साथियों राजकोषीय घाट किससे संबंधित है? तो आय व्यय अंतर से, आय व्यय अंतर से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो आय व्यय अंतर से है, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है। यह सरकार की उधारी और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाए, यानी कि मतलब देने के लिए अधिक हो जाए और उसकी आय कम हो जाए, इसी को कहते हैं व्यय और कुल आय, ठीक है, हो जाए। यह सरकार की उधारी और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत में मुद्रा का नाम क्या है निम्नलिखित में से? ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में साथियों मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया है। भारत की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया है। इसका जो प्रतीक है रुपये सा, आपने देखा होगा ऐसा चिन्ह लगा होता है, मैं बना के बताता हूँ, ऐसा चिन्ह लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। इस चिन्ह है, भारतीय मुद्रा का जो नाम है वो रुपया है और ऐसा चिन्ह लगा होता है, ठीक है, आप याद रखिए, ऐसी चिन्ह लगा होता है। भारत की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया है। इसका जो प्रतीक आर होता है, ठीक है, आर होता है, याद रखिएगा। इसका प्रबंधन और विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका जो विनियमन है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साथियों अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का संबंध किससे है निम्नलिखित में से? स्टॉक एक्सचेंज का संबंध किससे है निम्नलिखित में से? तो साथियों स्टॉक एक्सचेंज का संबंध शेयर बाजार से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज वह स्थान है जहां कंपनियों के शेयरों की खरीदी बिक्री होती है। भारत में BSE और NSE प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है निम्नलिखित में से? साथियों राष्ट्रीय आय का आंकलन NSO करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NSO करता है आंकलन, ठीक है। साथियों भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है। यह GDP, GNP और अन्य आर्थिक आंकड़े तैयार करता है। यदि आप चाहते हैं, अगर आपने देखा होगा तो हर वर्ष GDP के आंकड़े होते हैं और NAP के आंकड़े, आर्थिक आंकड़े तैयार किए जाते हैं, ठीक है। NSO करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथियों हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।